नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड के रिजल्ट की। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो चुका है। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। हाई स्कूल में इस बार 89.78% बच्चे पास हुए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में 75.52% बच्चे पास हुए हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में सीतापुर में छात्रा प्रियांशी सोनी ने राज्य में टॉप किया है। उन्हें 98.33% अंक मिले हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में महोबा के छात्र शुभ छापरा ने 87.80% यानी कि 500 में से 489 अंकों के साथ टॉप किया है। बीते साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी है। तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद छात्रों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं टॉपर छात्रों के घरों में जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। घरों में परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। महोबा के शुभ छापरा ने यूपी इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया है। आपको बता दें कि शुभ छापरा चरखारी के रहने वाले हैं और सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा 97.80% अंकों के साथ पास की है। शुभ की इस कामयाबी से घर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। वहीं इस मौके पर शुभ छात्रा और उनके चाचा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। बहुत खुशी हो रही है अपने परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मेहनत भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। अच्छा, किसको श्रेय देते हो आज तुम उनके मुकाम पे पहुंचे हो? इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को, भाइयों को और विद्यालय को, अपने मित्रों को और मतलब पूरे अपने मोहल्ले को, सबको दूंगा। अच्छा, क्या सपने हैं आपके? आगे जाकर मैं सिविल सर्विस में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। जय उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का कश्मीर, जहाँ पे वृंदावन नगरी के नाम से जाना जाता है चरखारी, यह एक अपने आप में यहाँ पे एक ऐसी असीम कृपा है प्रभु की कि एक चरखारी का नाम रोशन हुआ पूरे उत्तर प्रदेश में। और हमारे भतीजे शुभ छापरा जो पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट में फर्स्ट, एक उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि हमारे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का। तो निश्चित तौर से हम सभी गौरवान्वित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भारत देश में भी शुभ छापरा एक अपना नाम रोशन करेंगे, जिसमें यहाँ के विद्यालय, नगर, परिवार के सब लोगों का नाम रोशन होगा। तो शुभ छापरा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप किया है। वहीं 10वीं की परीक्षा की अगर बात करें तो सीतापुर की प्रियांशी ने टॉप किया है। उनके घर से भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रियांशी को 600 में से कुल 590 अंक मिले हैं, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रियांशी ने बताया कि उन्होंने एग्जाम को लेकर बहुत मेहनत की थी और प्रियांशी को पूरी उम्मीद थी कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बता दें कि प्रियांशी बड़े होकर IAS अफसर बनना चाहती हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियांशी का स्वागत वहां पर किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल हों या फिर घर के लोग हों, हर कोई जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, माला पहनाकर बधाई स्कूल के प्रिंसिपल और घर वालों ने प्रियांशी को दी है। सर, इसमें मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया मुझे। घर पे भी कि पूरा कहा जाता था पढ़ाई उन्नी, और यहाँ स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कराई गई। 2-3 महीने तो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई गई। हर चीज़ में किसी भी तरीके से हम लोग को कमज़ोर नहीं होने दिया। हर तरह से हम लोगों को मोटिवेट भी किया और पढ़ाई से रिलेटेड सारी हेल्प मिली। हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाई गई कि हाँ, बच्चों को कोचिंग ना करनी पड़े और अच्छे से पढ़ाई करवाई। कॉलेज का पूरा सपोर्ट रहा। प्रियांशी, एक चीज जानना चाहेंगे, दूसरे लोग भी आपसे बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। कितनी देर पढ़ाई करती थी और कैसे ये सफलता हासिल की? सर, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, डेली सेल्फ स्टडी करते थे 5 से 6 घंटे डेली। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड परीक्षा में पहली बार सीतापुर जनपद से किसी ने टॉप किया है। तो ये महमूदाबाद, सीतापुर और पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सभी शिक्षकों को। जो सीता इंटर कॉलेज की ताकत है, जो शक्ति हैं, वो यहाँ के टीचर्स हैं। 38 वर्षों से पढ़ाने वाले टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर डे चलते हैं। एक नया पैसा उसकी अलग से फी नहीं ली जाती है। और इस वर्ष हम लोगों ने 3 महीने लगातार टेस्ट ले करके और बच्चों को परीक्षा में लिखना कैसे है इसकी पूरी प्रैक्टिस करवाई है। तो उसका भी निश्चित रूप से लाभ मिला है। और ये प्रियांशी वास्तव में इतना ब्रिलियंट है
कि एक बार शिक्षक पढ़ाने के बाद भले ही मिस कर जाएं कि कल क्या पढ़ाया था। बुलेटिन में अब बात अतीक और अशरफ हत्याकांड की भी कर लेते हैं। तो प्रयागराज में डॉन ब्रदर्स की हत्या करने के बाद शूटर सनी सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। एसआईटी की पूछताछ में सनी ने यह बताया है कि किस तरह से उसने पूरी साजिश की प्लानिंग रची थी। सनी सिंह ने पूछताछ में बताया कि जिस जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी वो दिल्ली के कुख्यात माफिया सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के लिए जितेंद्र गोगी गैंग ने दी थी। इतना ही नहीं, जितेंद्र गोगी गैंग ने 50,000 रुपए और 50 कारतूस भी दिए थे। शूटर सनी ने पूछताछ में बताया कि वो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को जानता था और उसकी गैंग के लिए काम भी करता था। बता दें कि जितेंद्र गोगी की गिनती दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में होती है, जिसकी अब हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट में जितेंद्र गोगी का नाम आता था, लेकिन उसकी हत्या रोहिणी कोर्ट में कर दी गई थी। इतना ही नहीं, सनी सिंह ने पूछताछ में यह भी बताया कि आखिर उसे अतीक और अशरफ की हत्या का आइडिया कहां से मिला था। सनी सिंह ने बताया कि जितेंद्र गोगी ने ही मीडिया कर्मी बनकर अपने दुश्मन सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया को जान से मारने को कहा था। गोगी ने उसे हथियार, एक डमी कैमरा और माइक भी दिया था, लेकिन जितेंद्र गोगी की 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी और फिर सनी सिंह जिगाना पिस्टल लेकर फरार हो गया था। एसआईटी पूछताछ में सनी ने दूसरे शूटरों से मुलाकात के बारे में भी बताया। सनी ने बताया कि अरुण से उसकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। उस वक्त अरुण पानीपत में लूट के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जेल से छूटकर दिल्ली आया था। सनी ने बताया कि उसने कुछ दिनों तक एक परिचित की मदद से बांदा में फरारी भी काटी थी। इसी दौरान लवलेश तिवारी उसके संपर्क में आ गया और फिर तीनों ने अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश रची। पहले 14 अप्रैल को जब अतीक को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, तभी उन्होंने अतीक और अशरफ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अतीक और अशरफ के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। जिसके बाद तीनों ने मीडिया कर्मी बनकर 15 अप्रैल को वारदात को अंजाम दिया और फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि एसआईटी में भले ही सनी सिंह ने ये बड़े बयान दिए हैं, बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन अभी भी एसआईटी की टीम इन बयानों की सत्यता की जांच जरूर करेगी। बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ हत्याकांड में शूटर सनी सिंह ने किया है। वहीं अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन को लेकर के भी बड़ा खुलासा हुआ है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि दोनों ने आतंकी जीशान की मदद की थी। तो शूटर सनी सिंह ने डॉन ब्रदर्स की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बताया है कि साजिश का ताना बाना कैसे बुना गया था। इस बीच अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन से जुड़ी एक अहम खबर भी सामने आ रही है। पुलिस ने कहा था कि अतीक और अशरफ आईएसआई के मददगार थे। अब पुलिस की थ्योरी को साबित करता एक बड़ा सबूत भी मिल गया है। दरअसल एक लेटर सामने आया है जो अतीक और अशरफ के आतंकी कनेक्शन पर मुहर लगाता नजर आ रहा है। लेटर सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि अशरफ ने करेली से गिरफ्तार आतंकी जीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। बता दें कि यह लेटर जनवरी 2017 का है। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को चिट्ठी लिखकर जीशान कमर को जानने और पासपोर्ट बनाने की बात लिखी और लेटर हेड में यह भी लिखा था कि वो आतंकी जीशान कमर को अच्छे से जानता है। बता दें कि जीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद जीशान कमर अपने साथियों के साथ लखनऊ के रास्ते हथियारों को प्रयागराज लाया था और उसने नैनी के पोल्ट्री फार्म में हथियार छिपा दिए थे। जीशान कमर ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। 2021 में जीशान को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इससे पहले पुलिस की पूछताछ में भी अतीक और अशरफ ने अपना आतंकी कनेक्शन कबूला था और पाकिस्तान से हथियार खरीदने के बाद भी कबूल की थी। अब सवाल यह कि क्या जीशान कमर के जरिए ही अतीक और अशरफ आईएसआई से जुड़े थे? अब बात उमेश पाल हत्याकांड की भी कर लेते हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के वकील रहे शौलत हनीफ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शौलत को पुलिस कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि शौलत हनीफ को फोन के जरिए, यानी कि जो शौलत हनीफ का फोन था उसी के जरिए असद को
उमेश पाल के फोटो भेजे गए थे। बता दें कि शौलत हनीफ दोषी पाए जाने के बाद प्रयागराज की नैनी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस ने शौलत को उमेश पाल हत्याकांड में अपराधियों की हत्या की साजिश रचने और शूटरों की मदद करने को लेकर आरोपी बनाया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के कस्ते शिकंजे से बचने के लिए अशरफ अहमद का साला सद्दाम भी दुबई भाग गया है। मिली जानकारी के मुताबिक वो पश्चिम बंगाल के किसी एयरपोर्ट से दुबई गया है। बता दें कि उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। सद्दाम ही बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात करवाता रहता था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जिस किसी ने भी यह धमकी भरा मैसेज भेजा है उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि सीएम योगी को किसी अज्ञात शख्स ने 112 पर यानी कि डायल 112 पर मैसेज करके यह धमकी दी है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना इलाके में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरे मैसेज को कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी ने देखा, जिसके बाद उन्होंने इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लिया और तत्काल इसकी खबर बड़े अधिकारी को दे दी। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी दी गई है। एक हफ्ते पहले भी उन्हें फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह फेसबुक पोस्ट बागपत के अमन रजा के प्रोफाइल से शेयर की गई थी। इस पोस्ट में भी सीएम योगी को गोली से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक बार फिर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि आज हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है। 25 अप्रैल को हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती मनाई जाती है। सीएम योगी ने इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हेमवती नंदन बहुगुणा को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी हेमवती नंदन बहुगुणा ने देश की आजादी के लिए आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर विकास को लेकर उनका विजन स्पष्ट था। मित्रों, आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की 104वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 अप्रैल 1919 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म आज के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जनपद के गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के बाद अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए उन्हें प्रयागराज 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की कवायद की जा रही है। सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की और उसके बाद लखनऊ में अखिलेश यादव से भी वो मिले। नीतीश की कोशिश 2024 के चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की है। बता दें कि नीतीश की ममता बनर्जी और अखिलेश के साथ मुलाकात दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत के 12 दिनों के भीतर हुई है।
लखनऊ में अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के विचारों का समर्थन किया, साथ ही बीजेपी पर बरसने का मौका भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से गरीब पीड़ित हैं और बेरोजगारी चरम पर है। तो कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन क्या कोशिशें परवान चढ़ पाएंगी? जो विचारधारा की लड़ाई विपक्षी दलों में है, क्या विपक्षी पार्टियां उससे उबर कर एक साथ आ पाएंगी? यह सवाल कहीं ना कहीं बड़ा होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती हुई नजर आती हैं, क्या वो अगर राहुल गांधी को चेहरा बनाते हैं उनके चेहरे पर लड़ने के लिए तैयार होंगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत हम लोग तो आए ही हैं इसलिए, और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग। बुलेटिन में बात चंदौली की, जहां चंद्रप्रभा बांध पानी के संकट से जूझता नजर आ रहा है। आलम यह है कि पानी ने चंद्रप्रभा बांध का तट छोड़ दिया है। ऐसे में निर्माण के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बांध में पानी नहीं है, जिससे किसानों के सामने भी सिंचाई का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। बता दें कि चंद्रप्रभा बांध साल 1955 में बनाया गया था, जो अब पानी के संकट से जूझता नजर आ रहा है। वजह इसके गेट से पानी के रिसाव का होना बताया जा रहा है। बता दें कि इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने के कारण जलस्तर 756 फीट था, जो कि न्यूनतम 727 फीट से ज्यादा था, जबकि गेट से होने वाले रोज 50 क्यूसेक रिसाव की वजह से पानी पूरी तरह से नदी में चला गया, जिसकी वजह से गेहूं की सिंचाई भी प्रभावित रही। किसानों को निजी नलकूप का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए गेट खोलने के बाद गेट टेढ़ा भी हो गया था, जो बहुत कोशिशें करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पानी का रिसाव लगातार होता रहा और पानी नदी में चला गया था। और नतीजा यह है कि बांध पूरी तरह से सूख चुका है, जिससे किसानों की सिंचाई के साथ साथ वन्य जीवों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में बढ़ता ही जाएगा। जी, ऐसा तो हम लोगों के नॉलेज में अभी कभी नहीं हुआ था, और बुजुर्ग भी बताते थे कि अभी डैम में मतलब सिंचाई से पानी भले नहीं था, लेकिन तब पानी डैम में हमेशा बरकरार रहता था। लेकिन इस बार सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लापरवाही की वजह से सर पूरा पानी निकल गया, और किसानों को गेहूं की सिंचाई करने में इतना परेशानी हुआ कि वही किसान बेचारा जानता हो। मेरा नाम वीरेंद्र पाल, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। जी, डैम की स्थिति पहली बार ऐसी हुई है या पहले कभी हुआ है इतना सूखा रहा है? सर, हमारे दादा जो हैं करीब 70 से ऊपर हैं, वो बताते हैं कि कभी भी चंद्रप्रभा बांध में पानी अभी तक सूखा नहीं था। और खासकर ये सेंचुरी इलाके में आता है, जहाँ पर तमाम जंगली जानवर, पशु पक्षी इस पर आधारित हैं, और कम से कम 10,000 किसान यहाँ से ले करके पूरी चंदौली तक यहाँ की नहरों का जाल है, उसमें पानी जाता है। लेकिन इस बार सूख जाने से किसान एकदम परेशान है। ये संज्ञान में आया है, और इसीलिए इसका एक एस्टीमेट बना के विधिवत रूप से ऊपर हम लोगों ने शासन को प्रेषित किया है। शासन में कार्रवाई भी चल रही है। बहुत जल्द हम लोगों को उसका अप्रूवल और पैसा भी मिल जाएगा, और जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी, अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग उसका टेंडर। हमीरपुर में दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बिवार थाना इलाके के बंडा गांव का है, जहां रंगदारी न देने पर दबंगों ने लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और तमंचे की बट से मारपीट कर दी। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत है। पीड़ित परिवार ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। कौन लोग थे? रामदेव और अभिषेक
बुलेटिन के आखिर में बात कौशांबी की। दरअसल कौशांबी से हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी थी। मृतक 3 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है। जानकारी के मुताबिक परिवार के लोग कड़ाधाम से दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। एक साथ 3 मौतों की खबर से परिवार में मातम पसर गया है। परिजनों ने कोखराज थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।